संगदिल है सनम मेरा पार्ट 6। अर्जुन की आंखों में अब नींद नहीं थी। उसकी आंखें सच की जलती आग से लाल थीं। उसका दिल तो चाह रहा था कि इस कमरे में जो भी कुछ है उसको चकनाचूर कर दे, लेकिन उसकी नजरें सोती हुई परिधि पर पड़ी, जो पहले से ही डरी हुई थी और इस वक्त अर्जुन की आंखों में उतरी हैवानियत को देखती तो डर से कांप जाती। अर्जुन की आंखों में जो आंधी थी वो किसी भी तूफान से कम नहीं लग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे सीने में ज्वालामुखी धधक रहा हो। उसने एक बार मुट्ठियां भींची, इतनी कसकर कि उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। वे कुछ कदम पीछे गया, जैसे अभी सामने रखा आईना तोड़ देगा, जिसमें वो खुद को भी नहीं देख पा रहा था। एक पल को उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन अगले ही पल वो नमी गुस्से की लपटों में जल गई थी। उसने मोबाइल उठाया और ज़ोर से दीवार पर दे मारा था, लेकिन मोबाइल सोफे पर गिरने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं हुई थी। क्यों दादाजी क्यों? उसके होठों से बस ये एक सवाल फिसला था, जो इतने धीमे कहा गया था कि मानो अपने ही भीतर घुटकर रह गया हो। परिधि ने धीरे से करवट बदल ली थी। शायद उसे ख्वाब में भी डर लग रहा था, या शायद अर्जुन की बेचैनी उसकी नींद में उतर चुकी थी। उसने होंठ हिलाए और अर्जुन की तरफ करवट ली। अर्जुन कुछ पल तक बस उसे देख रहा था, उसी मासूम चेहरे को जिस पर अब भी हल्की सी थकान की परत थी। आंखों के नीचे पड़े हल्के काले घेरे जैसे सच्चाई की स्याही हों। उसने अपने गले से चैन खींची और उसमें टंगी अंगूठी को देखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं दादाजी? उसका गला रोने लगा था। उसकी आवाज़ अब हैवान की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की थी। अर्जुन ने खुद को संभाला। धीरे धीरे वो वापस परिधि की ओर मुड़ा और ज़मीन पर बैठा और अपने कांपते हाथ उसके हाथों के पास रोक लिए थे। वह उसे छूना चाहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर खुद ही रुक गया था। अगर आज तुम जाग जाती परिधि, तो शायद मैं तुम्हें देख नहीं पाता, क्योंकि मेरे भीतर का तूफान इस वक्त सब जला देता। अर्जुन की आवाज़ कांप गई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठा रहा था। परिधि की सांसों की गर्माहट जैसे उस टूटे हुए इंसान को बांध रही हो, और तभी उसकी पलकों के पीछे अतीत की राख झुलसने लगी थी। 5 घंटे पहले अहलावत हवेली में स्टडी रूम में दादी माँ खड़ी हुई थीं। सामने खड़े अर्जुन की आंखों में पागलपन, गुस्सा और दर्द के घने बादल छाए हुए थे। दादी जी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, परिधि कहाँ है? मुझे बता दीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दादाजी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कुर्सी पर जा बैठे थे। लेकिन तभी दादी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम होश में नहीं हो अर्जुन? ये बंदूक। अपने ही खून पर अर्जुन के हाथ में बंदूक देकर दादाजी सकपका गए थे। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, खून? कौन सा खून दादी माँ, जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले? परिधि वो अब कहाँ है? कोई नहीं बता रहा मुझे, और आप लोग बस चुप हैं। उसने ज़ोर से मेज पर पंच किया। बंदूक अब भी सीधी दादी माँ की तरफ ही थी। आज मैं पूछ नहीं रहा दादी माँ, आज जवाब चाहिए। दादी माँ का गला सूख गया था। मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन, मैं सिर्फ, अर्जुन ने बात काटते हुए कहा। झूठ दादी माँ, आपको सब पता होता है। दादी माँ का गला सूख गया था। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, पर वो एक शब्द भी नहीं कह सकी थी। अर्जुन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। मैंने कहा ना, आज मैं पूछ नहीं रहा, आज जवाब चाहिए। परिधि कहाँ है? मुझे जानकर ही रहना है। दादाजी की हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थीं। वो कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी छड़ी कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उनके होठ थरथरा गए थे। पागल हो गया है क्या तू? उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की अर्जुन को काबू में करने की, लेकिन अर्जुन उसकी ओर देखते हुए बोला, पागल तो मैं तभी हो गया था जब परिधि को खो दिया, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वन की धीमी सी आवाज़ के साथ क्लिक हुई। दादी माँ चीख उठी थी, अर्जुन! और दादाजी कांपते हुए कुर्सी से उठे। उनकी आवाज़ भी अब अर्जुन जितनी टूटी हुई थी। ठीक है, बता देता हूँ मैं, परिधि कहाँ है? अर्जुन की आंखों में जैसे जलती आग थोड़ी धीमी हो गई थी। दादाजी आगे बढ़े और अर्जुन के सामने रुककर बोले, उसे शिवनगर के पुराने होटल में रखा गया है, वहाँ जहाँ हमारे पुराने वर्कर्स की फैक्ट्री हुआ करती थी। क्यों? वहाँ क्यों रखा है उसे? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? अर्जुन की आवाज़ थरथरा रही थी। उसने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी मंजिल की ओर निकल गया था। दादी माँ की आंखें भर आई थीं। वो जानती थीं अर्जुन अब वो नहीं रहा जो कुछ दिन पहले सिर्फ चुप रहता था। फ्लैशबैक एंड। परिधि अभी भी उसी सुकून से सो रही थी, अनजान उस तूफान से जो अर्जुन के सीने में पल रहा था। अर्जुन की आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा था। माफ़ करना दादी माँ, आज मैंने हद ही पार कर दी। लेकिन परिधि मेरी हद से बहुत बाहर थी, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। उसने परिधि की तरफ देखा। अब जब तुम्हें पाया है तो खोना नामुमकिन है परिधि, और जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया अब उसके हिस्से सिर्फ सज़ा है। अगली सुबह होटल के कमरे में हल्की धूप बिखर रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई उजाला नहीं था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। परिधि आंखें मलती हुई उठी।
अर्जुन सामने सोफे पर बैठा हुआ था। आंखें बाहर के खाली आकाश पर थीं, लेकिन जहन में कोहराम था। प्रीति की मासूम सी आवाज़ आई, अर्जुन जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? अर्जुन ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी बेचैनी छिपाकर। नहीं, बस नींद जल्दी खुल गई थी। प्रीति चुपचाप बिस्तर से उतरकर उसके पास आ बैठी थी। उसकी चाल में अभी भी वो अल्लड़पन था। आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? उसने धीमे से पूछा, जैसे स्कूल के पहले दिन किसी टीचर से पूछ रही हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। जब तुम उठ गई हो तो अब कर लूँगा, तुम्हारे जागने का ही इंतजार कर रहा था। प्रीति ने पास बैठते हुए धीरे से कहा, पता है अर्जुन जी, आज मैंने सपना देखा, आप मुझे छोड़कर जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। अर्जुन का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया था। उसने उसकी तरफ देखा और तुरंत उसकी लट को कान के पीछे किया और धीमे से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा परिधि, और तुम भी कभी मत सोचना, जो सपनों में देखा वो कभी नहीं होगा। परिधि भोली सी मुस्कुराई, आप झूठ बोल रहे हो ना? आपकी आंखें बता रही हैं, कुछ तो हुआ है। अर्जुन ने नज़रें चुराई, फिर धीरे से उसके माथे को चूमा और धीमे से कहा, कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ होगा भी तो उसका तुम्हारे पास आने से पहले मैं रास्ता बदल दूंगा। परिधि हंस पड़ी थी, आप ना एकदम फिल्मी हो, बिल्कुल हीरो की तरह। अर्जुन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। परिधि उठकर वॉशरूम में चली गई थी और अर्जुन का चेहरा फिर से उसी सन्नाटे में लौट आया था। अर्जुन सोफे पर बैठा बस यही सोच रहा था कि किस तरह वह दादाजी के सच को सामने लाए। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास सबूत हैं तो वो मुझे कमज़ोर करने के लिए फिर से परिधि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले मुझे परिधि को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा जहां तक उनकी पहुंच ना हो। तभी बाथरूम के अंदर से परिधि की आवाज़ आई, अर्जुन जी। अर्जुन चौंक कर सीधा हुआ। उसकी आवाज़ में वही मासूम ताजगी थी जो सुबह की पहली धूप जैसी लगती है। हमें लगता है ये जो कपड़े थे ना, ये तो भीग गए हैं, वो हल्की सी झेप के साथ बोली। आप हवेली फ़ोन करके हमारी साड़ी मंगा लीजिए ना। अर्जुन को हल्की सी हंसी आ गई थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और संजय को कॉल किया। सुनो संजय, होटल में दोनों के लिए कपड़े लेकर आओ जल्दी। संजय आवाज़ सुनकर कुछ मुस्कुराया, जी अर्जुन भैया, बस 15 मिनट में पहुंचता हूँ। कुछ देर बाद संजय कपड़ों का पैकेट लेकर होटल रूम के बाहर आ गया था। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन संजय उसे बैग पकड़ाकर हंसते हुए निकल गया था। लेकिन जाते जाते अर्जुन को संजय पर कुछ शक हुआ। संजय बहुत जल्दी चला गया था, बहुत जल्दी उसने कपड़े लाकर भी दे दिए थे, पर अर्जुन को ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला था। अंदर से फिर से परिधि की आवाज़ आई, कपड़े रख दिए क्या अर्जुन जी? हाँ रख दिए हैं, दरवाजे के बाहर हैं, तुम ले लो। कुछ देर बाद जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और परिधि बाहर आई, एक पल को अर्जुन का वक्त वहीं थम गया था। वो ड्रेस जो संजय लाया था, एक सॉफ्ट लाइट ब्लू वन पीस जो परिधि के घुटनों से ऊपर तक आ रहा था, उसकी मासूम सी शक्ल, भीगे बाल और वो हल्की सी शर्माती चाल, सब कुछ अर्जुन की सांसें बांध रहा था। परिधि नजरें झुकाए मुस्कुराई, हमें तो लगा था साड़ी होगी, पर ये तो, हमें बहुत शर्म आ रही है अर्जुन जी, बहुत छोटे कपड़े हैं ये। लेकिन अर्जुन तो जैसे बेसुध सा खड़ा था, वह कुछ भी नहीं बोल सका था। उसकी नज़रें एक पल के लिए परिधि पर टिक गई थी, जैसे कोई तस्वीर देख रहा हो जो छूने से टूट जाएगी। पर वो नज़रें एक अनकही तलब से भरी हुई थी। फिर जैसे खुद को संभालते हुए अर्जुन ने नज़रें फेर ली थी। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? उसकी आवाज़ में हल्का रूखापन था, जैसे वो अपने अंदर उठ रहे जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन परिधि के कानों में बस उसके शब्द सुनाई दिए थे, नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही हमें। परिधि ने भोलेपन से कहा, पर अर्जुन जी, ये थोड़ी छोटी नहीं है, आपको नहीं लगता? अर्जुन ने पीछे मुड़कर कप में चाय डाल रहा था ताकि उसका चेहरा ना दिखे। संजय से तो कल हिसाब लूँगा, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी धड़कनों का हिसाब कोई नहीं जान पाया था, जो परिधि को इस तरह देखकर तेज हुए जा रही थी। परिधि ने वहीं पास में खड़े होकर चाय का कप ले लिया था। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। कभी कभी जवाब देना सब कुछ बर्बाद कर देता है, उसने मन ही मन कहा। परिधि ने चाय का कप उठाया, लेकिन अचानक उसके पैर फिसल गए थे, शायद ड्रेस की वजह से या भीगे फर्श की वजह से, जो उसके बालों से टपक रहे पानी की वजह से गीला हुआ था। अर्जुन जी, उसकी हल्की सी चीख कमरे में गूंज गई थी। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए उसे थाम लिया था। उसके दोनों हाथ परिधि की कमर को थामे हुए थे और परिधि की हथेलियाँ अर्जुन के सीने पर थीं। उनके बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला भी नहीं बचा था। परिधि की सांसें तेज हो गई थीं, आंखें चौड़ी और चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। अर्जुन उसे थामे रहा था और एक पल के लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। उसकी नज़रें परिधि के चेहरे से नीचे उसके कांपते होठों तक गईं और फिर उसके कंधे से होती हुए उस जिपर जो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाई थी, या शायद जल्दी जल्दी में रह गई थी। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, तुम पागल कर रही हो मुझे। उसने परिधि को पलटते हुए कहा, तुम्हारी ड्रेस की जिप खुली है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। परिधि ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ हो गई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से जिप को पकड़ा। ड्रेस के सॉफ्ट फैब्रिक के नीचे उसकी पीठ की गर्माहट उसके हाथों में उतर रही थी। जैसे ही उसने जिप पर खींची, उसके होंठ अनजाने में ही उसकी पीठ को छूते हुए गुजर गए थे। एक एहसास जो शब्दों से परे था। परिधि की सांस रुक गई थी। पहली बार उसने एक अलग ही एहसास महसूस किया था, जिसने उसके दिल की धड़कनों को हद से ज़्यादा तेज कर दिया था। अर्जुन
अब भी उसके बेहद करीब था और एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अर्जुन की उंगलियां अब भी उसके जिप पर थीं, लेकिन अब जिप ऊपर जा चुकी थी। फिर भी उसकी छुन परिधि की पीठ पर तैर रही थी। उसने अपनी आंखें खोली। सामने परिधि की नाजुक गर्दन, उसके भीगे बालों से टपकते कतरे और उसकी सांसों की ले जो अब बहुत धीमी लेकिन गहरी हो चुकी थी। परिधि। अर्जुन की आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे किसी मंत्र की तरह फुसफुसाई हो। परिधि ने हल्की से गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़र में कोई घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी कशिश थी जो उस पल को मुकम्मल कर रही थी। अर्जुन ने धीमे से उसकी बाहें पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर मोड़ लिया था। उनके चेहरे अब फिर से बेहद करीब थे। सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थीं और दिल की धड़कनें जैसे दीवारों से टकरा रही थीं। अर्जुन अब खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसके हाथ परिधि के गाल तक पहुंच चुके थे और फिर उसने उसके कांपते होठों को छुआ। पहले एक झिझकता सा स्पर्श, फिर धीरे धीरे वो छुअन गहराने लगी थी, जैसे सालों की तड़प अब उस एक लम्हे में उसके होठों पर उतर रही हो। परिधि ने भी अपनी पलकों को बंद कर लिया था और उसकी हथेलियां अब अर्जुन की गर्दन के इर्द गिर्द कस गई थीं। वो पहली बार पूरी तरह से उस एहसास में डूब गई थी। अर्जुन ने पहली बार परिधि को इस तरह पैशनेटली किस किया था। उसकी उंगलियां अर्जुन के बालों में उलझने लगी थीं और अर्जुन की होठ अब उसकी पलकों, उसके गालों और फिर उसकी गर्दन की गर्माहट तक उतर आए थे। कमरे में बस सांसों की गूंज थी, भीगे बालों की खुशबू, जैसे सालों की तड़प अब एक लम्हे में उतर रही हो। लेकिन अचानक परिधि ने धीरे से खुद को पीछे खींच लिया था और खुद को संभालने के लिए धीरे से अर्जुन की शर्ट का कॉलर थाम लिया था और थोड़ी मासूमियत से अपने पलकों के पीछे छिपती हुई बोली, आप हमारे पास मत आया कीजिए अर्जुन जी। उसने धीमे से होठों को भींचा, मानो कोई राज बता रही हो। अर्जुन ठहर गया था। उसे लगा परिधि डर गई है। उसकी भौहें थोड़ी तिरछी हुई। क्यों, क्या हुआ? आवाज़ में एक धीमी मुस्कान थी। परिधि ने गर्दन थोड़ा पीछे खींची, लेकिन उसके गाल अब तक लाल थे। देखिए ना, जब भी आप हमारे करीब आते हैं तो, अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तो क्या हमें चक्कर आने लगते हैं? उसने अपनी उंगली अपने माथे पर रखी। अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई थी। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ। चक्कर? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियां उसकी कमर पर कस ली थीं। परिधि, तुम्हें नहीं लगता ये चक्कर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी आने लगे हैं? परिधि ने धीमे से हामी भरी। और तब देखिए ना, बुखार भी हो गया, पूरा बदन तप रहा है हमारा। उसकी आवाज़ में मासूम से शिकायत थी। परिधि ने जैसे ही बुखार वाली बात कही, अर्जुन की भौहें शरारत से ऊपर उठ गई थीं। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा था, जैसे अब उसके पास एक नया बहाना आ गया हो उसे छेड़ने का। अच्छा, तो हमारे पास आने से चक्कर आते हैं? वो धीरे धीरे जानबूझकर उसके और करीब होता गया था। परिधि घबराकर पीछे सरकने की कोशिश करने लगी थी। अर्जुन जी प्लीज़ आइए ना हमारे पास, अभी हमारे पास दवाई भी नहीं है। आप जब हमारे पास आते हैं ना तो हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। अर्जुन उसकी बात पर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा, और क्या होता है जब हम पास आते हैं? परिधि लगातार अपने कदम पीछे किए जा रही थी और घबराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। हमने कहा ना अर्जुन जी, प्लीज़ मत आइए हमारे पास। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, लेकिन आंखों में साफ था। उसे पता था वो अब नहीं बचेगी। क्यों, चक्कर फिर से आ जाएंगे। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से खींचकर उसे वापस अपने करीब कर लिया था। और बुखार, उसने अपनी हथेली से परिधि का माथा छुआ, फिर से हिला दिया था। तापमान तो बाकी बढ़ा हुआ है, सच कह रही हो, बहुत तेज़ बुखार है तुम्हें। परिधि ने झट से उसका हाथ झटका। अर्जुन जी, आप ना कभी सीरियस नहीं होते। आपको पता है जब बुखार ज़्यादा होता है तो दिमाग को चढ़ जाता है। तुम्हारी बीमारी सच में बहुत सीरियस है परिधि। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो हमें सच में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, मैं हूँ ना डॉक्टर तुम्हारा। मुझे ही इलाज करने दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपका इलाज का मतलब और भी बुखार बढ़ जाएगा। आपने थोड़ी ना डॉक्टरी की पढ़ाई की है। अर्जुन खुद की मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी। अर्जुन ने एकदम झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, एक किस हर 2 मिनट में। अर्जुन जी, परिधि का चेहरा शर्म और हंसी से लाल हो गया था। वो उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारकर बोली, आप ना बहुत छिछोरे होते जा रहे हैं, जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं जो हीरोइन को परेशान करते हैं। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बहुत फिल्में देखी हैं तुमने, लेकिन हाँ, शादी के बाद असर दिखने लगता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया था। अब तुम बेबी हो मेरी, हक तो बनता है ना थोड़ा छेड़ने का। परिधि ने मुंह फेर लिया था। परिधि का दिल धक से रह गया था। उसने आंखें बंद कर ली और उस पल में बस अर्जुन की सांसों की गर्मी बाकी थी। टक टक, तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई थी। परिधि ने चौंककर अर्जुन की तरफ देखा और तुरंत खुद को अर्जुन से थोड़ा अलग कर लिया था। कौन है? उसने धीमे से फुसफुसाकर पूछा। अर्जुन ने थोड़ा झल्लाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर खुद पर थोड़ा काबू पाया
और मुस्कुराते हुए बोला, कोई ना कोई ज़रूर गलत टाइमिंग वाला इंसान है। वो उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। सामने संजय खड़ा हुआ था, हाथ में एक हल्की सी साड़ी लिए और चेहरे पर वही अपनेपन वाली मुस्कान थी। भाई सॉरी, भाभी की ड्रेस में गड़बड़ी हो गई थी, गलती से दूसरी वाली पैक करवा ली थी जो मैंने सोनिया के लिए पसंद की थी। ये सही वाली है। और हाँ, गाड़ी रेडी है और मैंने अपने वाले फ्लैट के सामने वाला फ्लैट तेरे लिए ले लिया है और भाभी के लिए, ताकि आप दोनों को पूरी प्राइवेसी मिल सके। अब बता, और कोई काम करना है? अर्जुन कुछ पल तक सोच में डूबा रहा था। उसने कमरे की तरफ एक नज़र देखा जहाँ परिधि अब तक अपनी ड्रेस को ठीक कर रही थी और खिड़की के पास जाकर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की आंखें थोड़ी सी सीरियस हो गई थीं। संजय, उसने धीमी आवाज़ में कहा, एक बात कहूँ, तू मेरी मदद करेगा? संजय ने बेझिझक बोला, तू कह तो सही, मैं तेरे लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। तो सुन, तू सोनिया को बुला ले और परिधि को उसके साथ यहाँ से ले जा। संजय थोड़ा चौंक गया था। क्या तू नहीं चलेगा हमारे साथ? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे दादाजी से कुछ हिसाब क्लियर करने हैं। अर्जुन की आंखों में हल्की सी गंभीरता थी। कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा और अब वक्त आ गया है। मैं अब इस बात को और नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगा। संजय ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर उसे पढ़ने की कोशिश की, फिर मुस्कुराया। ठीक है भाई, जैसा तू कहे, लेकिन कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना, मैं सब संभाल लूँगा। अर्जुन ने संजय के हाथ से साड़ी ली और परिधि की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी साड़ी है जो, लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि परिधि ने झट से अपनी नज़रें झुकाईं और जल्दी से साड़ी उसकी हथेली से छीनी और बिना कुछ कहे लगभग भागते हुए बाथरूम में घुस गई थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और अर्जुन अपनी जगह पर रुककर हल्के से मुस्कुराया। दोनों कुछ पल के लिए मुस्कुराए, लेकिन अर्जुन की नज़र अभी बाथरूम के दरवाजे पर ही थी, जहाँ उसके दिल का सबसे कीमती हिस्सा खुद को समेट रहा था। कुछ देर बाद परिधि अब पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आ चुकी थी, साड़ी में पूरी तरह सजी सवरी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अर्जुन से अलग होने की झलक थी। संजय और सोनिया दरवाजे के पास खड़े हुए थे। परिधि अर्जुन के इन दोस्तों से पहली बार ही मिल रही थी। वह अर्जुन के किसी दोस्त का चेहरा तो दूर, ठीक से नाम भी नहीं जानती थी। अर्जुन ने एक नज़र परिधि को देखा, फिर धीरे से कहा, तुम इन लोगों के साथ चली जाओ। परिधि ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। हम कहाँ जा रहे हैं अर्जुन जी? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक सवाल भी था। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? अर्जुन उसके पास आया, उसकी एक लट को कान से पीछे टिकाया और फिर बहुत ही स्नेह से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं शाम तक आ जाऊँगा। उसका लहजा सॉफ्ट था और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। तुम तब तक सोनिया के साथ मिलकर उसका घर सेट करवाना और ख़ुद को भी थोड़ा आराम देना। परिधि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हम हवेली नहीं जा रहे अर्जुन जी। नहीं, अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, कुछ दिन हम लोगों को वहीं रहना होगा जहाँ संजय और सोनिया रहते हैं। परिधि ने हौले से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी अर्जुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। फिर उसने धीमे से पूछा, और हम हवेली कब जाएंगे? अर्जुन का हाथ अचानक हल्का सा ठिठक गया था। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन वो दादाजी की सच्चाई परिधि को बता भी नहीं सकता था। परिधि दादाजी का बहुत सम्मान किया करती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो दादाजी, जिन्हें वो अपने दादाजी की जगह देखती थी, वो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे पड़े हुए थे और उन्होंने एक बार भी उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखों में आई नफरत को मुस्कान के पीछे छुपाते हुए कहा। परिधि उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे जवाब खोज रही हो। क्या हुआ अर्जुन जी, आप चुप क्यों हो गए? अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ दिन बाद हम लोग हवेली जाएंगे। अभी हवेली में कुछ काम चल रहा है और दादी माँ और दादाजी कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। हवेली में कोई नहीं है, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? परिधि ने सिर झुका लिया था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उसकी नज़रें बता रही थी कि वो महसूस कर रही है अर्जुन कुछ छुपा रहा है। संजय ने माहौल हल्का करने के लिए बोला, चलिए भाभी जी, आपकी जिम्मेदारी अब कुछ घंटों के लिए हमारी है, थोड़ी जान पहचान हमसे भी बना लीजिए। सोनिया ने मुस्कुराती हुई परिधि का हाथ थाम लिया था। चलो भाभी, नया घर आपका इंतज़ार कर रहा है और हम लोग अर्जुन के बारे में आपको वो सब बातें बताएंगे जो अर्जुन आपको कभी नहीं बताएगा उसके बारे में। अर्जुन ने धीरे से परिधि की उंगलियों को पकड़ा और हल्के से दबाया, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ हर पल तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा इंतज़ार करना परिधि, मैं शाम को वापस आऊँगा। फिर वो तीनों बाहर निकल गए थे और दरवाज़ा बंद हो गया था। अर्जुन कुछ देर बंद हुए दरवाजे को देखता रहा था। उसकी आंखें अब उस मुस्कान के पीछे की थकान नहीं छुपा पा रही थी। वो धीमे से बुदबुदाया,
बस कुछ हिसाब बाकी हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा परिधि। लेकिन अब हम लोग कभी हवेली वापस नहीं लौटेंगे। हाईवे पर अर्जुन की गाड़ी हवेली की ओर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। आंखें एक ही जगह पर टिकी हुई थीं। स्टीयरिंग पर कसे हाथ और होठों के कोने खामोशी से खिंचे हुए थे। हर गियर शिफ्ट में जैसे उसकी सांसें भड़क रही थीं। वो बुदबुदाया, अब वक्त आ गया है दादाजी सब कुछ साफ करने का। हवेली में दोपहर, धूप अब हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर सन्नाटा बुन रही थी। गाड़ी गेट पर आकर झटके से रुकी। उसकी स्पीड से धूल उड़ रही थी। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लगभग गुस्से में छलांग मारते हुए बाहर आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। चेहरा पसीने और गुस्से से भरा हुआ था। गेट के पास खड़े नौकर पीछे हट गए थे। उसके गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे कुछ कहने की। अर्जुन ने गूंसी आवाज़ में दहाड़ा, रणवीर सिंह अहलावत, बाहर निकलो। बहुत दिन छुप लिए तुम बिल में, अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। हवेली की दीवारें कांप उठी थीं। हवेली के हॉल में रणवीर सिंह अहलावत आराम से सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन की दहाड़ती हुई आवाज़ सुनकर विनायक और गौरी भागते हुए हॉल में आ गए थे। गौरी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चाय की प्याली उनके सामने रखी हुई थी। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। अर्जुन तूफान की तरह अंदर आ गया था। रणवीर सिंह ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन तब तक अर्जुन उनके पास पहुंच चुका था। अर्जुन ने सीधा जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया था और उनके पूरे शरीर को झकझोर दिया था। उसकी आंखों में इस वक्त इस कदर नफरत थी कि शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आंखें किस कदर गुस्से से लाल थीं। अर्जुन ने उनका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से पूछा, कितनी सफाई से खेल खेला आपने रणवीर सिंह अहलावत। कभी आपकी ज़मीर ने आपको धिक्कारा नहीं कि आपने कितने लोगों के साथ गलत किया है। पूछिए खुद से, मेरे मम्मी पापा ने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या मेरे पापा आपके बेटे नहीं थे? दादी जी ऊपर की सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आईं। अर्जुन होश में आओ बेटा, छोड़ो उन्हें, क्या कर रहे हो? ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हमने कि तुम हमारे संस्कार भूलकर बड़ों के कॉलर पर हाथ रखो। वो अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अब आग बन चुका था। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू और आक्रोश का तूफान एक साथ भरा हुआ था। कौन से संस्कार दादी, जो इस हवेली की दीवारों की तरह खोखले हैं और इस हवेली में रहने वाले इंसानों की तरह झूठे? पूछिए इनसे दादी, क्यों छीन लिया मुझसे मेरा बचपन? क्यों कर दिया था मुझे अनाथ बचपन में ही? क्या मेरा कोई हक नहीं था मेरे माँ बाप पर? और मेरे पापा ने आपके हक में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी क्यों उनको इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी? रणवीर सिंह अहलावत कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें कसकर झकझोर दिया था। अब कोई झूठा जवाब नहीं चलेगा, अब हिसाब होगा आपके कर्मों का, वो भी आज और अभी। दादी जी की आंखों में अब डर था, सिर्फ अर्जुन के गुस्से का नहीं बल्कि उस सच का जो अब उजागर होने वाला था। दादी जी ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, अर्जुन हम कह रहे हैं ना कि अपने दादाजी का कॉलर छोड़ो। अगर तुम्हें किसी बात का गुस्सा है तो आराम से बैठकर बात भी तो की जा सकती है। इस तरह बदतमीजी करने का हक तुम्हें किसने दिया? लेकिन अर्जुन ने दादी की बात को अनसुना कर दिया था। अर्जुन का चेहरा अब रणवीर सिंह से महज इंचों की दूरी पर था। उसकी सांसें तेज, आंखों में लपटें। बोलिए, क्यों क्या मेरे साथ ये सब? और तभी एक तेज वार की आवाज़, धप। अर्जुन का चेहरा एक झटके से झुक गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसके होंठ थरथरा गए थे। दादी जी ये सब होता देखकर चौंक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि सब लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अर्जुन के होंठ फड़फड़ाए थे जैसे कुछ कहने वाला हो, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। अर्जुन! दादी जी की चीख पूरे हॉल में गूंज गई थी। दोस्तों, अर्जुन और परिधि की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा।